दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज शुरुआत प्रधानमंत्री की एक यात्रा से, क्योंकि उस यात्रा के जरिए जब आप सफर पर निकलेंगे तो आप इस देश के भीतर में भ्रष्टाचार या अपराध की परिस्थितियों को सिस्टम के साथ कैसे जोड़ दिया जाता है और आप कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसको आप समझ पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने पहली सबसे लंबी यात्रा जो की थी वह 9 अप्रैल 2015 को 3 देशों की यात्रा पर निकले थे। 9 अप्रैल 2015 से लेकर 17 अप्रैल 2017 फ्रांस, जर्मनी और कनाडा वो गए थे। इन 8 दिनों की यात्रा में कुल खर्चा जो जानकारी पीएमओ की तरफ से बताई गई वह 31 करोड़ 25 लाख 78,000 की थी। यानी इस 8 दिनों में यात्रा के दौरान जो खर्च हुआ है वह 31 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 31 करोड़ का मतलब यह है कि प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हो रहे थे और प्रति घंटा जो था वह 16 लाख 28,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में खर्च हुए। प्रति घंटे 16 लाख 28,000। इस सफर की जानकारी आज हम आपको क्यों दे रहे हैं? दरअसल इसी सफर में जब वो फ्रांस पहुंचे थे तो राफेल डील हुई थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसकी जानकारी पहले इस देश के सामने जब निकल कर आई तो इस रूप में आई कि दरअसल अभी तक तो कमीशन लेने वाले लोग होते थे जो रक्षा सौदों में अक्सर कमीशन ले लिया करते थे। बिचौलिए होते थे जो बेहद भ्रष्ट होते थे और सरकार उनके जरिए किस रूप में करप्शन को आगे बढ़ाती थी यह बफोर्स के जरिए पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन राफेल डील को लेकर कभी कोई करप्शन नहीं, क्योंकि एक सरकार ने दूसरी सरकार से बातचीत की है। लेकिन आज उस सफर को लेकर मौजूदा वक्त में राफेल का जिक्र इसलिए क्योंकि राफेल को लेकर फ्रेंच के एक मीडिया पब्लिशिंग हाउस है, उसका नाम है मीडियापोर्ट, उसने एक रिपोर्ट फाइल की। उस रिपोर्ट में फ्रांस के भीतर में जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो है वह जिस भी तरीके से जांच करता है उसकी रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसमें जानकारी दी गई कि दरअसल जो राफेल डील इंडिया के साथ हुई उसमें किसी एक क्लाइंट को, जो भारत का क्लाइंट था, उसको गिफ्ट के तौर पर 1 मिलियन यूरो दिए गए। 1 मिलियन यूरो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 1 मिलियन यूरो का मतलब यह होता है कि जो दिया गया उसकी जब संख्या निकलकर सामने आई तो यह तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए इतने ही बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी यात्रा में इस दौर में 31 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन दोनों को मिलाइए मत, अलग अलग जरा समझने की आज कोशिश की जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि राफेल को लेकर पार्लियामेंट में बहस भी हो चुकी है। राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट भी बता चुका है। लेकिन इस राफेल की कीमत क्या है देश हित में सरकार ने आज तक नहीं बताया है। इतना ही नहीं, सीएजी जिसका कि काम है हर मिनिस्ट्री के ऑडिट को करना, वहां पर जो भी डीलिंग्स होती है, जो भी खर्चे होते हैं, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौदे होते हैं, उन खर्चों की ऑडिट करके वो जानकारी देती है। और सीएजी ने यह काम अच्छा किया था या बुरा किया था जब 2G स्कैम आया था, क्योंकि उसको लेकर क्या था, वो परसेप्शन था या क्या था, फिर वो एक अलग हिस्सा है। कोयला घोटाला भी इसी रूप में सामने आया था। लेकिन सीएजी ये काम करती रही और सीएजी को एक बेस माना जाता रहा। लेकिन इस दौर में तमाम मिनिस्ट्रियों के भीतर में जो भी ऑडिट की परिस्थिति होती है उसमें राफेल वाला हिस्सा गायब है। उसको लेकर कोई रिपोर्ट सीएजी भी नहीं दी। इसके मतलब मायने क्या हैं? क्योंकि एक तरफ झटके में यह बात आई कि क्लाइंट को, जो भारत का क्लाइंट था, जो भारत की एक डिफेंस से जुड़ी कंपनी थी, उसको 1 मिलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिए गए। और यह निकला कैसे, यह भी बहुत दिलचस्प है। यह फ्रांस में निकला है। फ्रांस की सरकार की जो एंटी करप्शन टीम है उसने निकाला है, उसने चीजें एडिट की है। लेकिन होते होते आखिर तक पहुंचते पहुंचते चूंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, उसने उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन यह बात निकल कर जरूर आई। हम इस पूरी कहानी को आपको बताएं उससे पहले 2-3 चीजें आपके जहन में साफ होनी चाहिए। पहली बात यह, जब करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे तो आप वाकई सवाल कोई भी खड़ा नहीं करते हैं। जैसे देश की संपत्ति को अगर निजी हाथों में दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, मोनेटाइज किया जा रहा है, आप सवाल नहीं करेंगे।
इस देश के पीएसयूज को कौड़ियों के मोल अगर कॉरपोरेट को बेचा जा रहा है तो आप सवाल नहीं करेंगे। इस देश के बैंकों को अगर दुनिया के बड़े बैंकों को बेचा जा रहा है उनके हाथों में, आप सवाल नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक से जो डिविडेंड के तौर पर सरकार को पैसा मिलते रहा है, सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की कि सरप्लस पैसा वो रिजर्व बैंक से अपने लिए लेती चली जाए, आप सवाल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आएगा, उसके जो खरीदार होंगे वह देश के हों या विदेश के हों, विदेश में वो चाहे राफेल बेचने वाले हों या कोई और दूसरा धंधा करने वाले हों, वह भी अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को भारत में लाभ पहुंचाएंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि कानून है, उसकी जानकारी नहीं देनी है और यह पार्लियामेंट में पास किया जा चुका है। इसी तरीके से जो रक्षा सौदे होंगे उसको लेकर कोई भी डिफेंस या संसद की कोई कमेटी को शामिल ही नहीं किया गया होगा, फिर भी आप सवाल नहीं करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में आखिर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और सिस्टम है, अगर उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसमें तमाम जो इससे पहले के जो गैर कानूनी डील्स के तौर तरीके होते थे उसको ही अगर हिस्सा बना लेंगे तो भी आप सवाल कैसे करेंगे। अब इस परिस्थिति के आईने में राफेल डील को लेकर जो फ्रांस के पब्लिशिंग हाउस ने जो रिपोर्ट की है, जो मीडिया रिपोर्ट, जो मीडिया पोर्ट के नाम से है, उसने जो जानकारी दी वो बड़ी रोचक जानकारी है। वो रोचक इसलिए है क्योंकि उसने बताया है कि दसाल्ट कंपनी जो राफेल बनाती है उसने भारत के एक बिचौलिए को लगभग 1 बिलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिया। लेकिन सवाल है यह अब सामने क्यों आया, पहले सामने क्यों नहीं आया था, उस वक्त सामने क्यों नहीं आया था जब सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा जांच कर रहे थे। तो क्या आलोक वर्मा के दफ्तर में रात में 5वीं मंजिल पर सीबीआई के दफ्तर में जो कुछ हुआ उनके पीरियड में, जो उस वक्त के आस्थाना स्पेशल डायरेक्टर और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के बीच का जो झगड़ा था वो कैसे क्या कुछ उलझा, आज उस कहानी में न जाइए, सिर्फ याद रखिए। या फिर जब मामला राफेल से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया, या फिर पार्लियामेंट के भीतर जब बहस हुई उस पर सरकार ने जो जवाब दिया, उन सारी चीजों को आज आप सही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सारी चीजें ठीक है। अब इसके बाद समझिए कि 2017 में फ्रांस में एक एंटी करप्शन एजेंसी बनाई गई, यानी AFA, एजेंसी फ्रांसिस एंटी करप्शन, ये बना AFA के नाम पर 2017 में। और इसका काम यही था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के ऑडिट को देखना, और वो 6 महीने का वो ऑडिट देखते थे और सारी चीज परखते थे, और उसके बाद कंपनियों ने अगर कुछ गड़बड़ी की है तो उसको नोटिस भेजते थे, उससे जवाब लेते थे, और अगर गड़बड़ी की है तो जो फ्रांस का कानून है उसके मुताबिक उस पर नोटिस भेजकर उनको दंड लगा देते थे। इस पूरी प्रक्रिया में इसी दौर में संयोग से राफेल को लेकर दसाल्ट की पूरी ऑडिट रिपोर्ट जब इसके सामने आई AFA के साथ, यानी जो फ्रांसीसी एंटी करप्शन एजेंसी है, तो वहां पर जो एक फ्रेंच लॉ बनाया गया सैपिन 2 के नाम पर, इसमें वह कंपनियों का जो ऑडिट करती है और हर 6 महीने का एक टाइम टेबल बनाती है। इसमें अक्टूबर 2018 में जो फ्रेंच प्रोसिक्यूशन सर्विस थी और उसकी जो वित्तीय अपराध ब्रांच था जिसको PNF कहते हैं, जो पार्क्वेट नेशनल फाइनेंसियर के नाम पर जाना जाता है, उसने जब राफेल की ऑडिट रिपोर्ट देखी तो उसको कुछ अलर्ट लगा। इसमें इसलिए लगा क्योंकि दसाल्ट के अपने रिपोर्ट में इस बात का, एक्सपेंडिचर में इस बात का जिक्र किया गया था कि उसने क्लाइंट को गिफ्ट किया है, 50% गिफ्ट कर दिया। 50% जो था वो लगभग बनता है 5,08,925 यूरो, जो 50% है। और उसकी जो एंट्रीज बाकी जो जोड़ी गई थी, जो टोटल, वो डिसप्रोपोर्शनेट नजर आ रही थी, यानी असमान थी। कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट के भीतर में कुछ चीजें उस रूप में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन गिफ्ट की ये जो पूरी की पूरी जानकारी जो थी, इसमें जो एक लिमिट होती है कि आप किसी को गिफ्ट कर भी सकते हैं तो इतना ही कर सकते हैं। दरअसल यह लिमिट उस को पार कर जा रही थी जो फ्रांस कानून के तहत है। तो दसाल्ट ने PFA को जो परफॉर्मा इनवॉइस दिया, जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने जानकारी बड़ी रोचक दी। उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने ये 30 मार्च को ये सौंप दिया 2017 में, परफॉर्मा इनवॉइस जो सौंपा गया था, जिस पे 2018 में नोटिस दिया गया। उसमें उन्होंने कहा गया था कि भारत की एक कंपनी है DEFSYS सॉल्यूशन के नाम पर यह कंपनी है, और उसमें जो 1,17,850 यूरो जो गिफ्ट इनको दिया गया, उसका 50% इसलिए गिफ्ट दिया गया है क्योंकि राफेल C नाम का एक मॉडल बनाना है।
उस जहाज के मॉडल के लिए प्रति मॉडल जो दिया गया है पैसा वह 20,357 यूरो दिया गया है, 20,357 यूरो दिया गया है, और 50 मॉडल्स चाहिए उनको। तो उसको जब आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह कुल मिला के 10,17,850 यूरो बनता है। और आज की तारीख में उसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यह तकरीबन बनता है 8,77,77,857 रुपए ये बनता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई जिसको गिफ्ट किया गया इसकी जानकारी भारत में किसी को है या नहीं है? अगर भारत में थी तो यह जानकारी पहले क्यों नहीं आई, ये जांच के दौर में क्यों आई? लेकिन वहां की प्रक्रिया में उस रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी दी गई है कि जब ये सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास पहुंची तो गवर्नमेंट ने कहा कि दरअसल इस पे कोई जांच करने की बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन उस कंपनी की तरफ, उस कंपनी को नोटिस जो दिया गया उसमें उन्होंने तीन चार सवाल किए थे डसाल्ट कंपनी से कि भाई आप खुद जहाज बनाते हैं और जिस कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं वो कंपनी तो जहाज भी नहीं बनाती है, फिर क्यों दे रहे हैं पैसा उसको कि आप उसको कोई मॉडल बना दीजिए, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। फिर उसके बाद सवाल पूछा गया था कि अगर उसके मॉडल क्या उसने बना के आपको दिया है, जब मॉडल तो पता चला नहीं दिया है, कोई मॉडल ही नहीं दिया है, तो फिर पैसा क्यों दिया है, मॉडल ही जब आपके पास नहीं है। तो ये सारे जब सवाल किए गए और सारी चीज़ निकल कर आई तो फ्रांस की सरकार ने अपने तौर पर कहा कि ठीक है ये जानकारी का आदान प्रदान हो गया लेकिन इसमें बात कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे ही आप भारत में आते हैं तो भारत में कानून बना हुआ है, कोई भी रक्षा सौदे को लेकर जो भी अगर कोई डील कंपनी करती है उस कंपनी की डील करने की परिस्थिति में उसके खिलाफ एफआईआर भी कर देंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर देंगे, उस पर रोक भी लगा देंगे और उस सौदे को भी रद्द कर देंगे। ये भारत का कानून है। लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिस शख्स और जिस कंपनी का नाम आया संयोग से उस व्यक्ति का नाम अगस्ता वेस्टलैंड के मद्देनजर और मनी लॉन्ड्रिंग के मद्देनजर ईडी ने उसको नोटिस भेजा था और मार्च 2019 में उसको गिरफ्तार भी किया था। सेन गुप्ता नाम के एक शख्स हैं जिनको गिरफ्तार भी किया था लेकिन बाद में उनको जमानत भी मिल गई, ये भी फैक्ट है। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है भारत के संदर्भ में, क्योंकि वहां की परिस्थितियों को तो आपने देख लिया। भारत के भीतर सवाल सबसे बड़ा यह शुरू हुआ कि भारत में अगर रक्षा सौदों को लेकर या दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ किसी भी सौदे को लेकर अगर सरकार ही डील कर रही है तो आप सरकार पर तो उंगली खड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई बिचौलिया तो है नहीं। लेकिन सवाल है कि विदेश की वो कंपनी अगर अपने ऑडिट में ये दिखलाती है कि हमने इतना पैसा इस डील के तहत इसको गिफ्ट किया है तो वह वहां के लिए खबर होती है, भारत के लिए तो खबर होगी नहीं, भारत में तो सरकार ने डील की है। अब इसके बाद अगला सवाल यह आया कि वह कंपनी ने क्यों अपनी डील में गिफ्ट का जिक्र किया। इसलिए क्यों, क्योंकि उसको और भी जहाज बेचने हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से भी 3 देशों ने और राफेल को खरीदा है, लेकिन बाकी देशों ने जो खरीदा है वो भारत की तुलना में कम कीमत में खरीदा है। यानी यहां सवाल यह नहीं है कि मनमोहन सिंह के दौर को लेकर जो कांग्रेस लगातार कहती रहती है कि हमने तो बहुत कम में डील की थी, आपने ज्यादा में डील कर ली। सवाल यह है कि इसके भारत के अलावे जो 2 और देश हैं उन्होंने भी जो डील की उनको सस्ते में क्यों मिला, हमको क्यों नहीं सस्ते मिला है, एक बात। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट के भीतर बहस हुई थी राफेल को लेकर, उसकी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था जिसका जिक्र जेटली साहब किया करते थे कि दरअसल कांग्रेस ने जो राफेल खरीदा था वो राफेल जो था उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने जो खरीदा उसमें वेल इक्विप्ड है। लेकिन दूसरा सवाल ये यहां पर आता है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय डील हुई थी उसमें प्रति जहाज जो पड़ रहा था उसकी कीमत लगभग 570 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस वक्त की कीमत जो उस समय टूटी फूटी खबरों में निकल कर आई चीजें वो लगभग 1670 करोड़ के तौर पर आई, जिसको लेकर राहुल गांधी भी देश भर में घूमते रहे और राफेल की जानकारी देते रहे और कांग्रेस ने इसे इशू बनाने की कोशिश की 2019 में। उसके बावजूद भी कांग्रेस चुनाव हार गई, सरकार जीत गई, मोदी सरकार जीत गई और ज्यादा मतों से जीत गई, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा ही अगर पूरी डील हो जाएगी तो फिर ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें काम करती हैं और इसकी जानकारी और इसको लेकर सवाल करना शायद मूर्खता होती है। यह एक सिस्टम ऐसा है जो अपने तौर पर इंदिरा गांधी के दौर को अगर याद कीजिएगा तो उस समय भी कहा जा सकता था कि पूरे क्रिमिनलाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे कर लिया जाए, यह उस दौर से शुरू होता है।
धीरे 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 भारत की राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन एक हिस्सा बन जाता है। और अगर यह हिस्सा इस रूप में बना और अगर उस पीरियड को हम देख पा रहे हैं तो मनमोहन सिंह की सरकार में 126 राफेल की डील थी, 570 एक की कीमत थी। मोदी सरकार में 36 की डील है, एक की कीमत जो सरकार की तरफ से नहीं आई है। 1670 करोड़ रुपए जो है वह जानकारी विपक्षी राजनीतिक दलों ने दी है अपने तौर पर, या फिर डिफेंस के जो भी ऑडिट की शुरुआती दौर में जो जानकारी आ गई उसके जरिए आई, या फिर एक वक्त पारिकर साहब ने जिक्र कर दिया था। अब वो तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक जिक्र कर दिया था। बहरहाल, और डिलीवरी का वक्त भी बढ़ा दिया गया, इधर 7 साल तक कर दिया गया, 3 से 7 साल कर दिया गया। उस पीरियड में 3 से 4 साल था, लेकिन जो सर्विस कॉस्ट था वह उस पीरियड में नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने जो डील की उसमें सर्विस कॉस्ट भी 2700 करोड़ की जानकारी दे दी गई। अब इस पूरी प्रक्रिया को जब आपके सामने कोई रखे और आपसे 2-3 सवाल करे कि भाई जब संसद में बहस हो गई, जब सीबीआई ने इसकी जांच की पूरी अपने तौर पर करते हुए फाइल बंद कर दी, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, जब सीएजी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है फ्रांस की एक मीडिया हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है और वह भी लगभग 8.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट और घूस का जिक्र करते हुए आती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत के भीतर का जो सिस्टम है उस सिस्टम में कैसे गवर्नमेंट ही सब कुछ हो गई है। यानी अभी तक हम लोग जिक्र करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को अधिकार के तौर पर दी गई है, झटके में वह भी अगर सत्ता के लिए काम करने लगे तो फिर सत्ता कैसे पावरफुल हो जाती है, और पावरफुल होने के बाद सत्ता जब कोई भी डील किसी भी रूप में, वह इकोनॉमिक डील हो या कोई भी डील किसी दूसरे देश के साथ कर रही हो, तो वो सारी चीजें उस देश की राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि उस देश के सिस्टम का हिस्सा मानी जाती है। और यह सबसे बड़ी सफलता है मोदी सरकार की, जिसमें उन्होंने खुद को ताकतवर करने के लिए हर उस परिस्थिति को उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया जिस सिस्टम को लेकर आप सवाल नहीं करेंगे। उस सिस्टम के भीतर कुछ गड़बड़ी होती है तब आप सवाल करते हैं, लेकिन सिस्टम ही गड़बड़ है यह आपने कभी सोचा नहीं था। यह है वो स्थिति जो राफेल को लेकर निकलकर इसके साथ आती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी अपने तौर पर कहा इसमें आगे जांच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक एंटी करप्शन विंग है उसने जरूर सवाल किए हैं, उसने जरूर इसकी जानकारी दी है। और ऑडिट रिपोर्ट भी बतलाती है कि भारत की एक कंपनी को गिफ्ट दिया गया 1 मिलियन यूरो, लेकिन उसको लेकर कोई जांच प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि भारत के भीतर में अगर सरकार कोई भी डील करती है, किसी भी रूप में डील करती है, और उस डील को जो भी चुनी हुई सत्ता होती है अगर उसको मान लिया जाए कि वो सरकार तो जनता के द्वारा चुनी गई है और जनता के हित में ही वो डील कर रही है और कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, तो फिर बफोर्स का मामला भी नहीं निकल कर आना चाहिए था, या इस देश के भीतर में जो अगस्ता वेस्टलैंड का जिक्र हो रहा है वह भी जिक्र नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ध्यान दीजिए, आज से नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से, चाहे वो जीप घोटाला हो या अभी की राफेल तक के सफ़र को जब आप देखिएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सत्ता का होता है जिसे जनता ने ही चुना होता है। और अगर वह अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए या सारी ताकत अपने हाथ में रख ले तो और कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करे तो फिर आपके पास वो जानकारी कैसे आएगी। और शायद इसीलिए मीडिया जो भारत के भीतर की भूमिका है वह भी सत्तानुकूल आपको लगने लगेगी, क्योंकि उसके भीतर भी कोई सवाल नहीं उठेंगे और उसको लेकर भी कोई सवाल होंगे तो वह सवाल आप भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि सब कुछ एक सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया और एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम, एक ही प्रोसेस है पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर में। यह स्थिति नायाब है जो भारत के भीतर में मौजूदा वक्त में है। शायद इसीलिए राफेल डील के जिक्र से हटकर जब बैंकों को बेचने का जिक्र आएगा, जब एसबीआई के तमाम राइट ऑफ करने का जिक्र आएगा, तो ऐसे में एक आखिरी चीज हमको लगता है आपको बताना चाहिए कि सरकार ने इस बीच में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को जब डगमगाता हुआ देखना शुरू किया या उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने रिजर्व बैंक से पैसा लेना शुरू किया। और जो मनमोहन सिंह के दौर तक जो भी पैसा मिलता था रिजर्व बैंक के जरिए सरकार का, जो डिविडेंड का पैसा आता था, वो पैसे के अलावे कितना सरप्लस लिया गया, हमको लगता है आज आखिर में इसको जान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि सिस्टम
करप्शन को अगर शामिल कर ले अपने साथ तो क्या होता है। रिजर्व बैंक से 2015-16 में 65,876 करोड़ रुपए सरकार ने सरप्लस लिए, 2016-17 में 30,659 करोड़ रुपए ज्यादा लिए, 2017-18 में 50,000 करोड़ रुपए ज्यादा लिए, और 2018-19 चूंकि इलेक्शन ईयर था, 19 के मई में इलेक्शन था, तो 2018-19 यानी मार्च तक के भीतर में जो पैसा लिया गया वह 1,75,987 करोड़ रुपए सरप्लस था, जो रिजर्व बैंक से पैसा सरकार के पास आया, और 2019-20 में 57,125 करोड़ रुपए सरकार के पास आया। और इस पूरी प्रक्रिया में जब हम आपसे जिक्र करें कि राफेल को लेकर फ्रेंच पब्लिकेशन हाउस ने, मीडिया पोर्ट ने एक रिपोर्ट फाइल की है कि 1.1 मिलियन यूरो घूस के तौर पर दिया गया, और जिसकी भारत के रुपए में कीमत 8 करोड़ 8.5 करोड़ है। और उसके साथ हम ये जिक्र करें कि प्राइम मिनिस्टर जब यात्रा पे निकले थे तो वो प्रति घंटे 16,28,000 और एक दिन में 3 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करते हुए 8 दिन की उस फ्रांस यात्रा के दौरान में 31 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कर आए। तो फिर आप कहेंगे भारत गरीब कहाँ है और सरकार को पैसे की क्या कमी है और उसको घूस की रकम भी क्यों चाहिए? यकीनन नहीं चाहिए। सिस्टम ये नया है, बदलते हुए भारत के बदलते हुए सिस्टम की यही तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।